हेलो एंड वेलकम। टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए मोशन। क्लास नाइन्थ का चैप्टर 8 है ये साइंस का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स से रिलेटेड और बेसिक है। आगे जाके आपको 11th में और उसके बाद हायर स्टडीज़ में जाते हैं उस वहाँ पे भी तो मैकेनिक्स का ये पार्ट होता है। फिजिक्स के अंदर एक मैकेनिक्स ब्रांच होती है, उसी का पार्ट है, वहाँ यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और जनरली आपके जो सिलेबस के अंदर है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में, और कुछ एलिमेंट्री आइडिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और बहुत से बच्चे थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं इसके अंदर, इसको समझने में क्या चीजें होती है। वैसे तो अगर जनरली मोशन किसी से पूछा जाए तो क्या है, वो कहेगा कि ठीक है बॉडी का मूव होना, लेकिन एक सिस्टेमेटिक डेफिनेशन होनी बहुत जरूरी है। और वही मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म्स भी हैं जो आपके लिए समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर करे हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और आप लोग अटेंटिव रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ मैं आपके लिए। तो पहले आपको बताऊंगा कि जस्ट क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है और यहाँ से आपकी शुरुआत है, 9th क्लास है, बेसिक्स बनेंगे, फंडामेंटल्स डेवलप होते हैं यहाँ से। तो आपको फिजिक्स की थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या होता है बेसिकली, फिर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे आपने पहले भी थोड़ा बहुत पता होगा, जैसे स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट का क्या रोल होगा इस हमारे चैप्टर में आगे फिजिक्स में। फिर उसके बाद में हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, ये सब चीजें मैं आप लोगों को मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, हमें आज मैं इसका बेसिक आपको बेसिस तैयार कर दूंगा कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बेसिकली होता क्या है। इसको ही और इसी को हम लोग 1D मोशन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं और रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। और कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन भी मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि डायरेक्शन का क्या रोल होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। और अगर टाइम रहा तो हो सकता है आगे भी हम लोग कुछ इसके आगे के टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें। तो बिना देर करे मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप द एनसीईआरटी बुक रेडी विद यू इफ इट इज अवेलेबल विद यू। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। पहले हम लोग फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। फिजिक्स बहुत सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में कहूँ तो ये स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ है। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। आप देखो कि आपने बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे और आप पढ़ोगे अब अपने सिलेबस के अंदर। आपने देखा कि देर आर सो मेनी लॉज कि नेचर के अंदर जो चीजें हो रही हैं, द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन अवर नेचर, दे आर बेसिकली फॉलोइंग सम लॉ। और उन्हीं लॉ को जानना, उनको ऑब्जर्व करना, इस नेचर में क्या हो रहा है, जैसे पानी कैसे फ्लो कर रहा है, हाउ, अनदर थिंग कि प्लैनेट्स हैं, दिस इज अवर सन, ये हमारा सन है, और इसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। जैसे अर्थ है, सपोज करो अर्थ मैंने लिया, अर्थ है ये हमारी इलिप्टिकल शेप, तो अर्थ सन के रिवॉल्यूशन भी कर रही है और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी कर रही है, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अब आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पानी बहता है, हाउ वाटर फ्लोज, आपकी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी वेन्स के अंदर, वो भी एक काइंड ऑफ मोशन है। और इसके पीछे कुछ लॉज भी होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोगों को जानते हैं इस फिजिक्स के अंदर। तो अब आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट्री आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स है क्या। तो नेचर के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनके पीछे के लॉज को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और जरूरी है ये सब जानना, तभी हम आगे की पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिजिक्स के बारे में पता चल गया होगा। आपको मैंने बताया कि इस तरीके से क्यों ऐसा है कि हम लोग जो कोई भी चीज़ फेंकते हैं ऊपर
वो नीचे वापस आती है। हालांकि एक सर्टेन वैल्यू के बाद अगर उसको फेंका जाए तो शायद वो बाहर निकल जाए, बट ऐसा होता नहीं है, आती है नीचे। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें जाननी पड़ती हैं हम लोगों को। तो वो इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इन लॉज को हम लोग समझते हैं और उनको फिर अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं। और जब हम इन लॉज को अप्लाई करके कुछ चीज डेवलप करते हैं, उसी का नाम होता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। देयर आर सर्टेन डिवाइसेस आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज। हम लोगों ने बहुत सारे डिवाइस टू ईज अवर लाइफ, हम लोगों ने ये लॉज पढ़े और फिर उनको अप्लाई किया। ठीक है, चलो फिजिक्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे चलते हैं। अब फिजिक्स के अंदर बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट होती हैं, उसके अंदर आती है कुछ, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जिन एनी मेजरेबल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनको मेजर करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, कुछ डिराइव्ड भी होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, मास, ठीक है ना, टेम्परेचर, टाइम, ये सब फंडामेंटल है और इनके बेसिस पे डिराइव भी हो जाती है आगे। लेकिन अभी आप समझो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्यों हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को जो भी हमारी फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हमें मेजर करना पड़ता है, क्वांटाइज करना पड़ता है। क्वांटिटेटिव बेसिस पे देखो दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। एक होता है क्वांटिटेटिव बेसिस होता है और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ठीक है ना, तो जनरली हमारी फिजिक्स के अंदर हम लोगों को क्वांटिटेटिव मेथड, क्योंकि हम लोगों को उसको क्या करना है, क्वांटिटी वाइज मेजर करना है, तो क्वांटिटेटिव बेसिस पे हम लोग उसको मेजर करते हैं। अब इनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है, एक स्केलर, दूसरी वेक्टर। एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है। फिर इसके अंदर अभी हम लोग, अब समझ में आया आपको कि मेजरेबल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिर क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं गोल्ड, अब आप देखो जब आप गोल्ड लेने जाते हो तो जनरली हम लोग अपनी मार्केट के अंदर एक तोला की बात करते हैं। एक तोला होता है, एक तोला के अंदर होते हैं 10 ग्राम, ठीक है ना, 10 ग्राम होते हैं। अब लेकिन सोने की जो प्योरिटी होती है वो किससे डिफाइंड होती है, कैरेट से। हम कहते हैं कि हमको बेसिकली जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो प्योरेस्ट माना जाता है, ठीक है, प्योर फॉर्म होती है, वर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ठीक है एक तोले में है तो 10 ग्राम, लेकिन वो कितने कैरेट का है, तो ये हो गया उसकी क्वालिटी और ये हो गई उसकी क्वांटिटी। शायद अब आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो गोल्ड की बात करी हम लोगों ने, अब हो सकता है 22 कैरेट का गोल्ड हो सकता है 23 कैरेट का हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और उसके बीच में क्या होता है, फिर वो थोड़े से उसके अंदर मिक्सचर्स होता है, ठीक है ना, इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती हैं, तो उसी के बेसिस पे उसके प्राइस भी कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, अभी मैं चलता हूँ आगे। अब मैं आपको स्केलर और वेक्टर समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जो जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाई जाती है, ठीक है ना। फिजिक्स से ही हम लोगों ने, क्योंकि हमें फिजिक्स को बेसिकली मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, हमें क्वांटिटीज चाहिए थी, तो हमने उनका नाम दे दिया फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। अब हम आते हैं स्केलर और वेक्टर पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, समझ गौर से समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। चलिए पहले हम बात करते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी भी होती है, लेकिन वो आपके, मुझे वो मैं नहीं समझाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
बाकी चीज़ें आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे आगे। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, पहले हम स्केलर की बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, द क्वांटिटीज विच अलोन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। द क्वांटिटीज which can be described by magnitude only, ठीक है ना, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। अब आप कहोगे कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, ठीक है ना। तो क्वांटिटीज तो आप समझ गए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से की जा सकती है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि होता है टाइम, जैसे होता है लेंथ, सॉरी जैसे लेंथ, चलो लेंथ को लेते हैं, लेंथ को समझाना थोड़ा आसान है। लेंथ होता है, अब देखो लेंथ, अब मैंने कहा कि आप मार्केट से जाओ और 1 मीटर, लेंथ को हम लोग जनरली अगर करें तो मीटर और इन सब चीज़ों में हम लोगों ने एक यूनिट्स डिफाइन की हुई है किसी भी चीज़ की, जो स्टैंडर्ड होती हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर देयर इन विच वी मेजर एंड ब्रिंग द थिंग्स होम। अब जैसे मैंने बात करी कि लेंथ, तो 1 मीटर की बात करी, ठीक है ना, 1 मीटर, तो 1 मीटर मैंने बोला कि 1 मीटर मुझे क्या लेके आना है, 1 मीटर क्लोथ लेके आना है, ठीक है ना, लेंथ वाइज, ठीक है ना, 1 मीटर क्लोथ मुझे मार्केट से लेके आना है। तो जो इसमें एक है ना, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, कि हमको 1 मीटर लेके आना है। और जो मीटर है ये क्या है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल, मीटर जो है हमारी उसकी यूनिट हो गई। तो इस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को हमको जिस जिस यूनिट में हमने उसको जो यूनिट उसके लिए हमने डिफाइन करी है वो है मीटर यहाँ पे। हालांकि देयर आर सर्टेन अदर्स ऑल्सो जो उसकी छोटी और बड़ी यूनिट्स हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे छोटी, अगर मीटर से छोटी यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर, उससे छोटी की बात करें मिलीमीटर, ठीक है ना। फिर मीटर से ऊपर जाए तो किलोमीटर, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो मीटर, अब सपोज करो मैंने कहा कि एक नहीं, एक छोटा पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया 2 मीटर, ठीक है ना। कितना, यहाँ पे लिखता हूँ, 2 मीटर लेके आना है। तो 2 मीटर अगर जब लेके आना है तो क्या होगा, तो ये 2 हो गया मैग्नीट्यूड, यानी कि उसको जितने यूनिट टाइम से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने टाइम्स हम यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो सिंपल, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो सकती हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव सम मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आल्सो। तो यूनिट से, और जब यूनिट को, वन यूनिट को, देखो यूनिट का मतलब ही 1 होता है, ठीक है ना। सपोज करो एक क्वांटिटी, तो मैं 1 kg है, अगर मैंने कहा दुकान पे जाके कि 5 किलो चीनी लेके आनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1 kg से, ठीक है ना। तो कितना हो गया कि यूनिट मास, केजी किसकी यूनिट होती है, मास की। तो यूनिट मास और 1 kg क्या हो गया, यूनिट मास। तो जिस यूनिट मास को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 5 kg शुगर आ जाएगी, है कि नहीं, 5 kg शुगर आ जाएगी। तो 5 किलो चीनी को 5, तो ये जो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, ये नंबर, यही नंबर ही मैग्नीट्यूड कहलाता है। दिस नंबर इज मैग्नीट्यूड। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड से ही हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मैं आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी पे मैं आ रहा हूं अब आपको समझाने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में होती है, ठीक है ना। आगे भी जाओगे तब भी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। इनको हमें समझने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, और यूनिट तो होगी ही होगी,
ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट तो डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि हमको उसको किसी में मेजर करना है, और मेजर करने के लिए हम लोगों को डेफिनेटली कोई यूनिट चाहिए, तो यूनिट और मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, डायरेक्शन, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो डायरेक्शन का क्या रोल है, क्या खेल है, वो जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन में आऊंगा तब समझूंगा, ठीक है। तो वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड as well as direction, or vectors are those quantities which have both magnitude as well as direction. एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो मैं आपको, देखो फोर्स आपने पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है आप लोगों ने, अभी आप वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको तभी समझाऊंगा, देखो 8th क्लास में आप लोगों ने थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में जाना होगा, 8th और 7th क्लास में, ठीक है ना, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में। तो फोर्स हमेशा की डायरेक्शन में अप्लाई होती है, बात समझ में आई। अगर हम सपोज करो मैं इस बॉडी को, फोर्स क्या है कि जो भी कैपेबल हो वर्क करने की, किसी बॉडी को मूव करानी है, टेंडेंसी रखती हो किसी बॉडी को मूव कराने की, तो सपोज करो ये एक ब्लॉक है विच इज केप्ट ऑन अ ग्राउंड, ठीक है ना, विच इज केप्ट ऑन ग्राउंड, और इसको मुझे इस डायरेक्शन में, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, और मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फोर्स अगर मुझे इधर मूव कराना है तो मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, है कि नहीं, और अगर मुझे इसको इधर मूव कराना है तो मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा। तो आप समझे कि नहीं कि फोर्स में डायरेक्शन की, इसीलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब आप जानते होंगे कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। एक न्यूटन साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, न्यूटन, सर इसाक न्यूटन, उनके नाम पे ये, उनकी रिस्पेक्ट में न्यूटन जिसको बोलते हैं, यूनिट का नाम पड़ गया, ठीक है ना। फोर्स हम लोगों ने अप्लाई करी इधर से, उसके बाद में मैंने कहा कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन उसकी यूनिट हो गई, और डायरेक्शन हो गई किधर, आई कैन से लेफ्ट और राइट, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल। तो अभी आपको समझ में आएगा डायरेक्शन का खेल। बाकी मैं भी आपको हमारे इस चैप्टर में कहाँ जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की, तो वो मैं आपको अभी आगे कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा वेक्टर, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। मैग्नीट्यूड बेसिकली नंबर होते हैं जो कि हम लोग यूनिट मास, यूनिट में मल्टीप्लाई करके उसकी जो क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है ना। जैसे 5, अब जैसे मास की बात कर रहा हूँ, मास की यूनिट क्या होती है, देखो एसआई यूनिट की बात करूंगा, तो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है ये, और स्टैंडर्ड्स यूनिट होती है जो पूरी इंडिया में, इंडिया कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है। तो केजी हो गया, ठीक है ना, मास। लेंथ की बात करें तो मीटर हो गया, ठीक है, और टाइम की बात करें तो सेकंड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर 4 मोर क्वांटिटीज विच आर बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है ना, कैंडल आर एंड सॉरी लाइट इंटेंसिटी एंड ऑल दिस आपने पढ़ी होंगी डेफिनेटली, नहीं पढ़ी है तो 11th में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको 9th के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। अमाउंट, ठीक है। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक मोशन से। मोशन की बात करूं, अगर जनरली हम किसी से मोशन के बारे में बात करते हैं तो वो सिंपल बोलता क्या है कि किसी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, ठीक है ना। तो मूव होने का मतलब, ठीक है, डेफिनेशन सही है, लेकिन हम लोग ना जनरली मोशन जब भी डिफाइन कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में करना होगा, एक डेफिनेशन देनी होगी। और डेफिनेशन के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ ही मोशन में है, तो सबसे पहले हम लोगों को मोशन को समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखो कुछ भी इस चीज में मोस्टली यू सी सम थिंग्स आर स्टैटिक, सम थिंग्स आर इन मोशन, ठीक है ना। मोशन, अब जैसे आप देखो कि हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। मैं अभी इस मार्कर को इस पे राइट कर रहा हूँ इससे, तो ये भी मोशन में आ जाता है, ओके। अदर थिंग, कार्स जो सड़कों पे चल रही हैं, मूव कर रही हैं, वो भी मोशन में रहती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स फ्लो कर रहा है रिवर्स के अंदर, वाटर फ्लो कर रहा है रिवर्स के अंदर, गैसेज अराउंड अस दे आर आल्सो मूविंग हियर एंड देयर, तो सब मोशन में, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग मोशन को समझ लेते हैं कि क्या है। कि मोशन, देखो मैंने कहा कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो एक ये बॉडी थी, ए पॉइंट से इस पॉइंट पे
चली गई, ठीक है ना, इधर। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, ये इसकी किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन ए, ये फाइनल पोजीशन बी। लेकिन अब इसको हम लोग डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशन है आपकी द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, पोजीशन चेंज होना भी एक काइंड ऑफ मोशन होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों लिखा, क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब हम लोग मोशन में करने वाले हैं तो हमको इसको मेजर भी करना होगा कि किस तरीके का क्या मोशन हुआ। अब आप देखो, जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग टाइम की हमेशा बात करते हैं। जैसे ट्रेन की बात करूं कि एक ट्रेन जो है किसी स्टेशन से सपोज करो 1300 आवर्स पे मूव करनी है और उसको किसी एक स्टेशन बी पे, ठीक है ना, 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स उसको पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना है बी पे, उसको पहुंचना है 1500 आवर्स पे उसको पहुंचना है, ठीक है ना। 1300 आवर्स पे चलेगी और 1500 आवर्स पे उसको वहां पे पहुंचना है। तो आप ये समझिए कि टाइम, आप देखो यहाँ से बिना पोजीशन चेंज हुए तो उस स्टेशन पे पहुंच नहीं सकती, लेकिन उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर पहुंचना है, पहुंचना है, हमने उसको टाइम दे दिया। तो इसीलिए जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने टाइम में वो कितना मूव कर रही है। अब हम लोग इसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक करेंगे, हो सकता है कभी इसकी स्पीड ज़्यादा, कभी ये ज़्यादा कम टाइम में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, कभी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, ठीक है ना। तो फाइनली हमें उसको 3 बजे यहाँ पे पहुंचा देना है। अगर वो 3 बजे यहाँ नहीं पहुंचती, यानी कि 1500 आवर्स, यानी कि 3 PM, 3 PM, अगर वो 3 PM नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब वो ट्रेन लेट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को उसके मोशन को, वो ताकि टाइम पे पहुंच सके, उसको स्टडी, उसको चेक करना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, और ड्राइवर फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और घटाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टाइम से पहले भी पहुंचना, क्या पता प्लेटफॉर्म वहां पे खाली ना हो तो उसको पीछे रखनी, अगर वो ज्यादा तेज चलाता, तो इसीलिए वो एक ऐसी एवरेज स्पीड लेके चलेगा जिससे कि वो 2 घंटे के अंदर, सपोज करो ये डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर उसे 2 घंटे में करना है तो वो एवरेज स्पीड जो अपनी रखेगा वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। शायद टाइम का आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग कभी कभी डिसाइड क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार मुझे, आपको सपोज करो किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, आपने घर से निकले तो आपने सारे फैक्टर्स निकाल लिए कि सपोज करो 100 किलोमीटर अपार्ट है और आपने सोचा कि चलो मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करूंगा, एवरेज स्पीड से जाऊंगा तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं। तो 2 घंटे में आपको पहुंचना है तो फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इतनी स्पीड से जाऊंगा। तो इसी वजह से हम लोगों को इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर मोशन को हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक बॉडी की पोजीशन कैसे, कितना चेंज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। अब आपको ये टाइम भी समझ में होगा, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सारी चीजें जनरली हम लोग यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन का चेंज देखेंगे। मोशन समझ में आया। अब हम रेस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी, अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब अपनी अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट, सपोज करो ये उसकी एक्सिस है और ये रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है ना। और रिवोल्यूट करती है किसके अराउंड, ये सन है, अगर सपोज करो, सन को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये सन है और ये सपोज करो रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का अराउंड सन। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ है तो अपनी रोटेशन की वजह से, ठीक है ना, क्या होते हैं डे एंड नाइट, और रिवॉल्यूशन की वजह से अराउंड सन ईयर, ठीक है ना। चलो, डेज चेंज होता है।
मोशन की बात कर ली हम लोगों ने, अब हम करने जा रहे हैं रेस्ट की बात। कब? हमारे पास दो स्टेट हो सकती हैं, मोशन की हो सकती हैं, रेस्ट की हो सकती है। या तो बॉडी मूव कर रही होगी या फिर बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अब रेस्ट पे रहने का क्या मतलब है? देखो, एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करूं, अब हम सोचते हैं, जैसे चलो अभी फिलहाल रेस्ट को देखते हैं कि रेस्ट एक वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। मोशन को जो है बॉडी का चेंज, पोजीशन का चेंज होता है किसी भी बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में। रेस्ट क्या होगा कि चेंज नहीं होगी। कि अगर सपोज करो ये मार्कर यहाँ पे है तो ये यहीं रहे। कैसे? कि अगर सपोज करो अभी आप देखते जाओ इसको, अभी सपोज करो आप मार्क करो अपनी वॉच में, अगर मैंने सपोज करो, चलो ऐसे समझाता हूँ कि ये पॉइंट है, ठीक है ना, और टाइम एज यू नो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, कभी कम तो होता नहीं है, रुकता नहीं है किसी के लिए भी। तो अगर टी किसी हमने इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन यहाँ पे देखी, ठीक है ना, ये पोजीशन सपोज करो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना, मीटर्स। तो अगर इस किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस बॉडी का पोजीशन यहाँ पे 0 पे है, ठीक है ना, तो अगर मैं आफ्टर टी टाइम, यानी कि टी टाइम कुछ भी लेता हूँ, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे भी इसकी पोजीशन क्या है? ये तो हो गया टाइम, और मैं इसकी बात करूं पोजीशन की, ठीक है, चलो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टी सेकेंड तो भी ये 0 मीटर, और ये किस में है? मीटर में। टाइम किस में है? सेकेंड्स में। टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, अभी भी 0 मीटर। 4 सेकेंड्स, अभी भी 0 मीटर। तो इसकी पोजीशन यानी कि चेंज ही नहीं हो रही, टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बट ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस या कहीं भी नहीं जा रहा है, वहीं पे रुका हुआ है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं रेस्ट। और हम जनरली क्या होता है, हम लोगों को बोला भी जाता है कि भाई रेस्ट कर लो। रेस्ट करने का मतलब होता है कि अब आप हिलो डुलो मत, क्योंकि उसमें एनर्जी खर्च होगी। आप रेस्ट करोगे, आपकी बॉडी के अंदर आप जो खाना खाते हो, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म आपके अंदर चलता रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आप जब सो के या रेस्ट करने के बाद उठेंगे तो यू विल फील एनर्जेटिक, ठीक है। तो यही कारण होता है कि हम उसको रेस्ट में बोलते हैं। अब जैसे हम लोग चलते फिरते रहते हैं, बोलते हैं, इवन जब हम बोलते हैं तब भी एनर्जी क्या होती है? इन्वेस्ट होती है, खर्च होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी चीज को हम लोग, उसी पोजीशन को रेस्ट कहते हैं, कि किसी बॉडी का अपनी पोजीशन से ना हिलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, अभी हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं रेस्ट, ठीक है ना। डेफिनेशन आप चलो मैं लिख ही देता हूं। द कंडीशन ऑफ रेस्ट is that condition in which a body or object, you can say a body or object, does not change its position, नीचे लिखा रहा हूँ पोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब भी कोई रेस्ट की कंडीशन, वो कंडीशन कहलाती है जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइन, चलो समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। अब हम लोगों का जो मोशन और रेस्ट की कंडीशन है, हम लोगों को ये चीज एक रेफरेंस फ्रेम होता है और रेफरेंस पॉइंट होता है, उसको हम लोग समझ के चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मेजर करना होता है। जैसे क्या कह दिया आपने वो मैं समझाता हूँ। एक होता है रेफरेंस, ठीक है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट बोल लो या फिर रेफरेंस फ्रेम बोल लो, कि ऑब्जर्वर किसी बॉडी को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। कि जैसे सपोज करो मैं कहाँ से मेजर कर रहा हूँ किसी चीज को, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। कहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, वो डिपेंड, वही रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर आपको बात करूँ
कि दो ये अर्थ पे, हम लोग अर्थ पे हैं, ठीक है ना, और आप भी एक आप सपोज करो, अर्थ छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि आप एक कमरे में बैठे हुए हो, एक कमरे में आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक फ्रेंड बैठा हुआ है आपका यहाँ पे, और एक फ्रेंड बैठा हुआ है, और आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है ना, आप बैठे हो यहाँ पे, आपका फ्रेंड बैठा है यहाँ पे, ये फ्रेंड हो गया आपका, ठीक है ना, फ्रेंड, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में दूरी कितनी है, सपोज करो कोरोना चल रहा है 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना, ए से बी आपका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो आप भी रेस्ट पे हो और ये भी रेस्ट पे है, आप कहीं हिल नहीं रहे हो, दोनों बैठे हो शांति से अपनी चेयर के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोचो कि आप दोनों हो अर्थ पे, आप कहाँ पे हो, दोनों अर्थ पे, ठीक है ना, दिस इज अर्थ, ठीक है ना, और आप जानते हो कि अर्थ क्या कर रही है, ठीक है ना, घूम भी रही है और रोटेट भी कर रही है। अब एक बंदा यहां से आपको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, आपको यहां से अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या आप दोनों उसको घूमते हुए दिखाई दोगे कि नहीं दोगे। यही होता है रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम, कि जब आप दोनों ही अर्थ पे थे तो आप दोनों ही उतनी वेलोसिटी से, उतनी स्पीड से घूम रहे थे, उतनी एंगुलर वेलोसिटी स्पीड आपके अंदर थी जितनी की दोनों ही थे, तो इसलिए वो दोनों इफेक्ट आपका कैंसिल हो गया। लेकिन जो इसके बाहर है वो तो आपको पक्का घूमते हुए देखेगा कि नहीं देखेगा, है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो एक और चीज होती है, जब आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप एक बस में हो, बस से बाहर झांक रहे हो, ठीक है ना, इधर पेड़ हैं, ठीक है, आप इधर मूव कर रहे हो, ठीक है ना, तो हो क्या रहा है, जब आप खिड़की से बाहर देखते हो तो आप मूव तो आप कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है, आपको लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब आप पेड़ पे बैठ जाओगे, इस बस से बाहर आ जाओगे, तब आप पेड़ पे बैठ जाओ, पेड़ तो रेस्ट पे है, तो बस आपको मूव करते हुए दिखती है। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, बट हम लोगों को इसलिए थोड़ा ज्यादा मतलब ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज रहती है कि हम बस में बैठे हुए और बस मूव कर रही है। अदरवाइज एक बार को आप भूल जाओ, थोड़ा अटेंशन उनके ऊपर दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ जो है पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, उतनी ही स्पीड से भाग रहे हैं जितनी स्पीड से हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये रेफरेंस होता है। अब मैं आपको रेफरेंस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, हम लोग रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हम लोगों का ऑब्जर्वर का जो सीन है, जो जहाँ से ऑब्जर्व, हम लोगों का जो रेस्ट और मोशन की जो कंडीशंस है वो बेसिकली डिपेंड कर जाती है कि ऑब्जर्वर हमें कैसे और कहाँ से देख रहा है, ठीक है ना, जनरली कहाँ से देख रहा है। तो अब हम लोग रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ उसको, रेफरेंस पॉइंट समझा देता हूँ आपको कि रेफरेंस पॉइंट है कहाँ। देखो मैंने 2 स्केल मान ली, ठीक है ना, एक स्केल ये है और एक स्केल ये है, और ये इन दोनों का है क्या, मीटिंग पॉइंट। और यहाँ पे सपोज करो, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है जिसको मैंने ए नाम दिया, और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पे जिसको मैंने बी नाम दिया, ठीक है ना। और ये एक हमारे यहाँ पे डोडू साहब हैं जिनको हम, कार्टून है ये, और डोडू साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस स्केल के ऊपर दोनों ही स्केल मीटर में है, ठीक है ना। तो ये इस स्केल पे यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, और ऑब्जर्वर बी भी यहाँ पे है, और ये मिस्टर डोडू, ठीक है ना, ये डोडू यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, ये 1 2 मीटर 3 मीटर इस तरीके से मूव करते जा रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वर बी ए है, यहाँ से ये जो डोडू साहब हैं ये कितनी दूर है, अब देखो, देखते हैं, बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मीटर दूर है। तो अब अगर देखो कि जो ये डोडू है, डोडूज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, ए, कितनी हो गई, 7 मीटर, है कि नहीं, 7 मीटर टू राइट, चलो 7 मीटर रह लेते हैं। फिर डोडूज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी हो गई, 0 मीटर, वही है। अब बात ये हो, रेफरेंस पॉइंट वो रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां से हम किसी भी बॉडी की जो डिस्टेंस है या फिर जो लेंथ है उसको हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना।
दैट रेफरेंस पॉइंट। अब देखो डोडो की पोजीशन ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। अगर ए ऑब्जर्वर की अकॉर्डिंग बात करें तो 7 मीटर हो गई, लेकिन जो बी ऑब्जर्वर है वो तो उसी वहीं पे बैठा हुआ है और वहीं पे कितना हो गया 0 मीटर, तो यानी कि बी से वो 0 मीटर, ठीक है ना। ये दोनों मैंने अलग अलग इसलिए बनाया जिससे कि क्लियरली आपको समझ में आ सके। आप ये मत समझना कि बी से ये तो यहाँ दूर है, नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो बी की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो डोडो हमारे 0 मीटर पे हैं, और अगर ए की रिस्पेक्ट में देखें तो डोडो हमारे 7 मीटर, ठीक है ना। यही होता है हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट, कि हम कहाँ से किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर हम कहाँ से उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज होती है। चलो, रेफरेंस पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब भी हमें मेजर करना होता है तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है टू डिफाइन। अच्छा, हमने रेफरेंस पॉइंट क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट of an object of the object we need to specify the what we need to specify a reference point। ये भी लिख लेना, नोट है ये कि रेफरेंस पॉइंट जरूरी है, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट वही था जो मैंने अभी आपको समझाया कि बॉडी का हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो द रेफरेंस पॉइंट इज दैट रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर अ बॉडी इज ऑब्जर्व, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर an object is being observed, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व। रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, बेसिकली मोशन की बात कर ली, रेस्ट की बात कर ली। अब हम करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो सभी जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी दो पॉइंट का के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। द टू पॉइंट हम लोग यही बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन, जब हम इन दो पॉइंट्स को, व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको ऐसे कर देते तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना। हम इसको ऐसे कर देते तो भी नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता है, तभी हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलती है दो पॉइंट के बीच में। चलो, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये बहुत, यही आपके सिलेबस में है और इसी के रेफरेंस में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होता है और क्या होता है, फिर उसी की जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसी के बेसिस पे फिर मैं आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। तो आप ये स्ट्रेट, अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है इसको ही हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, वन डायमेंशनल या फिर रेक्टिलिनियर। देखो इसमें होता क्या है ना कि एक बॉडी या तो आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे, बस यही हो सकता है, ठीक है ना जनरली। बाकी इंक्लाइन लाइन भी होगी तो हम उसको भी डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में वो चीज़ है नहीं। तो हम लोग, और ये सिंपलेस्ट टाइप मोशन है, इसी के रेफरेंस में हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। एक हमारे सर्कुलर मोशन भी होता है, एंगल पे डिपेंड होता है, एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब मोशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके में सिर्फ और सिर्फ क्या है,
मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी चीज़ों को डिफाइन करना है और पढ़ना है, ठीक है। हालांकि डेफिनेशंस जो मैं अभी आपको ये बेसिक बता रहा हूँ वो यही रहेंगी हमेशा के लिए, ये यूज यही होंगी। अब चलते हैं, देखो ये हमारा है ओरिजिन, ओरिजिन है, और ये है स्केल, इस डायरेक्शन में मीटर ले लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी है यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है और ये है जीरो, ठीक है, ये है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है जहाँ से कोई भी बॉडी का या तो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, स्टार्ट होना या फिर किसी भी चीज़ का उत्पत्ति होना, वो हम लोगों का ओरिजिन कहलाता है। द फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट इज इवॉल्व्ड, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन पे हम लोग स्केल बनाने जा रहा हूँ मैं, इस पे अब मैं कर रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, ठीक है। अब सपोज करो एक बॉडी थी यहाँ ओरिजिन से, उसने इधर की तरफ स्टार्ट किया चलना, इधर गई, पहले पहुंची ए पॉइंट पे, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे आई, फिर यहाँ से वापस आई और बी, और बी से होते हुए आ गई सी, तो ये हो गया बी, ये हुआ बी, ये हुआ सी और ये हुआ ए, ठीक है ना। अब आप देखो उसने पाथ कैसे फॉलो किया। अब ये जो बॉडी है, हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन करते तो जैसे कि आपने नंबर लाइन पे देखा है, या तो आप इधर जा सकते थे या फिर आप इधर जा सकते थे। अब देखो इसी में मैं आपको दोनों चीजें बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन भी समझाने जा रहा हूँ और कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन भी समझाने जा रहा हूँ। अब मैंने माना कि अगर जैसे कि आपने नंबर लाइन में देखा होगा, नंबर लाइन पे आपने देखा होगा कि इधर जीरो, यहाँ पे जीरो होती है, आप इधर मूव करते हो तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, इधर मूव करते हो तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। जनरली हम इसको प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स, इधर ऊपर जाते हैं इसको जीरो मान लेते हैं तो ये होती है प्लस वाई, और नीचे जाते हैं तो माइनस वाई, ठीक है ना। जैसे कि आप जब आप इंटीजर्स को ऐड करते हो तो आप क्या करते हो, सपोज करो मैंने कहा +4 -5, आपको इसका एडिशन करके दिखाना है इंटीजर्स का, +4 ये एक इंटीजर है, ठीक है ना, तो आपको इनको एडिशन करना है, तो आप क्या करोगे, सपोज करो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना, तो क्या करोगे, पहले आप 4 यूनिट्स इधर चलोगे, 1 2 3 एंड 4, उसके बाद आप देखोगे प्लस करना है -5, तो माइनस में चलोगे तो 1 2 3 4 और 5, आप यहाँ आके रुक जाओगे -1, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, -1, ठीक है ना। तो यही तो करते थे। तो इसी तरीके से आप इसको भी समझो कि हम लोग जब इधर चल रहे हैं तो हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये साइन कन्वेंशन, एक कन्वेंशनली साइन कन्वेंशन है जिसको कि जनरली एक्सेप्ट किया गया है कि जब हम राइट में मूव करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अब इस समझिएगा कि इस बॉडी को जब यहां से ये यहां गई तो ये कितनी गई, अगर सपोज करो ये ओ पॉइंट है तो मैं लिखता हूं कि ओ ए कितना है, इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स, ठीक है। अब ये वापस आ रही है, ये कहाँ आ रही है, वापस, तो ये जब यहां से वापस आ रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो अब सपोज करो, चलो नेगेटिव डायरेक्शन की बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपसे पूछना, हाँ पहले जो मेरा एम है, वो मेरा एम ये है कि मुझे करना है कि टोटल पाथ लेंथ उसने कितनी कवर करी है, टोटल पाथ लेंथ मतलब जितना भी वो मूव करी है, सपोज करो ये उसका स्ट्रेट पाथ था, कितने यूनिट वो इस स्ट्रेट पाथ पे मूव करी है, हमको वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले वो गई ओ ए, तो टोटल पाथ लेंथ की बात करता हूं, टू कैलकुलेट टोटल पाथ लेंथ, टू कैलकुलेट टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ओ ए पहले, क्योंकि वो ओ से गया ए, ठीक है,
उसके बाद वो गया ए से सी, ए से सी पे आके रुका, प्लस ए सी। तो ओ ए तो हमको पता है 60 है, कितना है 60 मीटर। ए सी को कैसे निकालेंगे, ए हमको ये लेंथ चाहिए, तो क्या मैं इस टोटल ए ओ ए में से अगर मैं ओ सी माइनस कर दूंगा तो ए सी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं ए सी को कैसे लिख सकता हूं मैं, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 60 मीटर प्लस ओ ए कितना है 60, वो है 25, ये आंसर कितना आ जाएगा 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 95 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ जो कवर की गई है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो कितनी, इस बॉडी के द्वारा कितनी मूव हुई है, वो हुई है 95 मीटर, ठीक है ना। तो हमने कैलकुलेट कर ली टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ना। अब इस ये जो पहला एम हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको मैं दे रहा हूं केस 1, ठीक है ना। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, केस 1, ठीक है ना। आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जो टोटल लेंथ कवर करी है, टोटल पाथ लेंथ जो कवर करी है वो 95 मीटर आ गया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने केस 2 की तरफ इसी में, और केस 2 में जो हमारा एम होगा वो बदल जाएगा, ठीक है ना। चलो now we are moving forward, so अब है केस 2, समझते चलिएगा। अब ये बेसिस तैयार हो रहा है आप लोगों का, यहीं से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आगे की चीजें भी समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलो तो केस 2 निकालते हैं। केस 2 में बेसिकली क्या होगा कि हम लोगों को क्या निकालना है कि ओ सी, यानी कि हम लोगों को निकालना है पोजीशन ऑफ फाइनल, और लेट्स राइट इट इन द वे, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हम लोगों को कहां पे है वो बॉडी, आप मुझे बताओ। ओ से चली ए पे गई, ए से वापस सी पे आ गई, तो ये है हमारी फाइनल पोजीशन सी पे, ठीक है। और ये तो है ही हमारा ओरिजिन था, तो ये हमारी क्या थी, इनिशियल पोजीशन। और हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि हाउ फार इज द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन से हमारी बॉडी कितनी दूर है, ठीक है ना। सेम वही बात है, चलो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैंने आपको बताया ही था कि अगर मैं क्या ले रहा हूं, राइट में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। चलो निकालते हैं, हम लोगों को निकालना है ओसी, बेसिकली क्या निकालना है, ओसी। तो अब आप देखो ओसी कैसे निकलेगा, उसकी पोजीशन कैसे निकलेगी। अगर मैं देखूं हाउ फार, तो ओसी निकालना है। ओसी को मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो पहले वो गया ओ ए, क्या गया ओ से ए, तो ओ ए गया, और ओ ए किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अब वापस किस डायरेक्शन में आ रहा है वो, ओसी क्या होगा, एसी, ठीक है ना, माइनस एसी करेंगे तो क्यों आएगा, तो जो ओसी आएगा हम उसको क्या लेंगे, प्लस के माइनस ऑफ एसी। क्यों, क्योंकि आप देखो, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो इस डायरेक्शन की वजह से मैंने क्या लिया, नेगेटिव साइन लिया। ये दोनों डायरेक्शन हम लोग, ये दोनों साइन हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों साइन क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव साइन जो दिखा रहा है कि हम लोग अपने कन्वेंशन जो हम लोगों ने माना है उसके अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जब हम आ रहे हैं तो हमने निगेटिव ले लिए। तो देख ले लेते हैं। अब देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है, 0 से 60, और AC की वैल्यू कितनी है, 60 में से
OC यानी कि 25 माइनस कर देंगे तो माइनस के 35। अब इसको तो ये तो आप करते आए हैं बचपन से, इसको 60 माइनस 20 35 हो जाएगा ये, और आंसर आ जाएगा हमारा 25 मीटर। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या आया है, रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारा ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन थी, वहां से हमारा जो पॉइंट यानी कि जो बॉडी है उसकी फाइनल पोजीशन 25 मीटर अपार्ट है, और कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि राइट साइड पे है वो, ठीक है ना, जो हम लोगों ने माना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि जो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है उससे वो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। हम लोगों ने क्या निकाला केस 2 में, द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, हाउ फार इज द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, हम लोगों को ये कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने केस 3 की तरफ। किसकी तरफ, केस 3 की तरफ, ठीक है ना। चलो केस 3 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे अभी देखते हैं। केस 3 में हम देखने जा रहे हैं कि केस थर्ड कुछ ऐसा होगा कि ओ ये जो बॉडी है वो पहले ए तक गई और जहां से चली थी फिर वहीं आके रुक गई, समझे। बॉडी ओ से चली, ए पे गई और फिर रिवर्स डायरेक्शन में होते हुए ए से वापस ओ पे आ गई, ठीक है ना। तो बॉडी की जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है क्या हो गई, अब सेम हो गई, ठीक है ना। अब वो सी पे नहीं है, अब वो कहां पे है, ओ पे है, ठीक है। अब वो सी पे नहीं है, वो कहां पे है, ओ पे है, ठीक है। सी, तो अब फाइनल पोजीशन भी और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई है बॉडी की, सेम, लेकिन उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चला है, सेम तो है, लेकिन पहले वो ए पे गई उसके बाद ओ पे आई, ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है ना। तो नाउ इसमें लिखेंगे व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी बिकम सेम, ठीक है ना। चलो तो अब इस केस में पहली चीज हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल पाथ लेंथ, कवर्ड टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं। टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, ओ से ए गया तो ओ से ए प्लस ए से ओ आया, ए से ओ, क्या हुआ होगा आंसर, ओ से ए 60 और वापस 60 से 0 तो ये भी 60, तो दोनों कितना हो गया 120 मीटर। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज हमें करनी है, हाउ फार द बॉडी इज। अब जब दोनों पॉइंट सेम हो गए तो आप समझ सकते हो ऑब्वियस है कि 0 मीटर आंसर आएगा, क्योंकि अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो इसको कैलकुलेट, अब हम लेंगे रेफरेंस, इस डायरेक्शन में गए पॉजिटिव, उल्टा चले तो नेगेटिव। आप इसको अभी ध्यान में रखो, ठीक है ना। इधर गए +60, ठीक है ना। जब हम टोटल पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं कि हाउ फार बॉडी इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो मैं डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में गए +60, अब वापस हो गया तो क्या हो जाएगा -60, दोनों को किया तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए 0 मीटर। और आप देख सकते हो वैसे भी जब बॉडी वहां से आ जाएगी तो कितनी दूर होगी 0 मीटर, है कि नहीं। तो ये बात तो आपको, ये था केस 3, ठीक है ना। चलो इन केसेस को आप ध्यान में रखना, इन्हीं केसेस के बेसिस पे मैं कॉन्क्लूजन्स आपको दूंगा, ठीक है ना, वो अभी हम आगे चलेंगे। जब
ठीक है, ये था केस थर्ड। अब देखो एक केस फोर्थ भी है, एक केस फोर्थ भी आएगा, ठीक है ना। अब केस फोर्थ में आप ऐसे समझो कि भैया ये तो है हमारा ओरिजिन, दिस इज अवर ओरिजिन एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज दिस साइड, लेट्स से -10, ओके, हियर इट इज ऑल्सो इन मीटर, ओके। अब आप ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम गिविंग इट डी पॉइंट। सो ये तो हमारा है 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ओरिजिन है 0 से स्टार्ट हुआ, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। अब हमारी इनिशियल पोजीशन तो वही है, ठीक है, लेकिन फाइनल पोजीशन क्या हो गई, बदल दी है हम मैंने, ठीक है ना। फाइनल पोजीशन चेंज हो गई है, इनिशियल पोजीशन सेम रही, लेकिन अब वो जो पोजीशन पहले हमारी राइट साइड में थी वो लेफ्ट साइड में आ गई, ठीक है ना। ये तो था हम लोगों को इसको डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसको न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं ना कि क्या वास्तव में इधर आएगा। तो आप ये समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉडी ओ से ए गई, किधर गई, ओ से ए 60 मीटर चली, ठीक है ना, और रिटर्न में रिवर्स में, ठीक है ना। इसका जो आप ये समझो कि मैं कहना मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अ बॉडी starts moving from origin and reaches point A, ठीक है, which is 60 meter to the right, and from and after reaching and after reaching A, body moves in reverse direction on the same path for 70 meters. What is first? Total path covered. What is the value of first total path covered and second position of the body from initial point। देखो ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, वो डेफिनेटली देना जरूरी है, यही वो डिफाइन कर रहा है कि कौन से रेफरेंस से आपको पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, तभी तो आप बता पाओगे। अगर मैं सिर्फ कह दूं पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो वो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से भी किसी को भी अपना रेफरेंस मान सकते हैं, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में मैंने जो दिया है यहाँ पे, उसमें बता दिया कि पोजीशन ऑफ द बॉडी इनिशियल पॉइंट से कहाँ है, यानी कि जहां से वो चला था वहां से उसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, ठीक है। चलो, तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमने टोटल पाथ कवर करने के लिए जो पाथ लेंथ हम कवर कर रहे थे, निकालेंगे कुछ नहीं, ओ ए पहले कहाँ गया, देखो 60 मीटर गया राइट, और वापस रिवर्स डायरेक्शन में आया, कितना, reaches A and moves in reverse direction, where is it, 70 मीटर for 70 मीटर, ठीक है ना। सेम पाथ पे 70 मीटर के लिए रिवर्स डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं करना, टोटल करना है, तो 60 मीटर वो 70 मीटर ये, तो टोटल पाथ लेंथ कुछ नहीं होगा, टोटल पाथ लेंथ जो होगी वो 60 मीटर प्लस 70 मीटर इज इक्वल टू 130 मीटर, ठीक है ना। ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक।
सेकंड पार्ट निकालते हैं। अब आएगा हमारा डायरेक्शन का खेल, क्योंकि अब हमें पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू गोल। ठीक है ना, चलो तो पोजीशन निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं है। तो पोजीशन कहाँ पे है, अभी डी पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो देखो ओडी हमें निकालना है, अब हमें पोजीशन निकालनी है, हमने स्टार्ट करना। अब उसकी फाइनल पोजीशन कैसे निकलेगी, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू ओ ए, पहले गया ओ ए सिंपल प्लस 60, वापस आ गया, रिवर्स हो गई डायरेक्शन -70। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 10 मीटर। और आप देख लो कि वो ओडी, ये जो माइनस साइन है ना, ये दिखा रहा है कि जो वो चला था जिस डायरेक्शन से, वो चला था पॉजिटिव, लेकिन अब रिवर्स हो चुकी है उसकी डायरेक्शन, और कितनी दूर है उस पोजीशन से, 10 मीटर दूर है इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। चलो तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। चलो तो केस हम लोगों ने लिया था, ये केस था, ये था केस 4, इसको आप नाम दे दो केस 4, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन लिखने वाले हैं और मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये सारा कुछ था रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मोशन। अब आप इसको इनके बेसिस पे देखिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल, कुछ को तो आइडिया लग भी गया होगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तक मैंने जो 4 केस पढ़े तो मैं उनमें कर क्या रहा हूँ, कुछ लोग समझ गए। अब देखो, जैसे कि मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी तक सारे केसेस के अंदर जितने हमने 4 केस पढ़े उनमें हमने निकाला था क्या, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ना। यही बेटा डिस्टेंस था, पहली चीज। दूसरी चीज, ओनली मैग्नीट्यूड was calculated, no role of direction, जितना चलो सबको जोड़ लो, एडिशन ऑफ ऑल द पाथ कवर्ड, ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑल द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड चीज स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो रही है, तो फिर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। देयर इज नो रोल ऑफ व्हाट, क्वालिटी लिखा गया क्वांटिटी, ठीक है ना। देयर इज नो रोल ऑफ व्हाट, डायरेक्शन। चौथी चीज, क्या अभी तक हमने कहीं पे डिस्टेंस को नेगेटिव देखा, नहीं। तो नेगेटिव क्या, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। पांचवी और इम्पोर्टेंट चीज है क्या, एसआई यूनिट बेटा इसकी होती है मीटर, ठीक है ना। एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है। हम अदर यूनिट्स में भी इसको जो है मेजर कर सकते हैं। आप कोई बोले सेंटीमीटर, कोई बोले मिलीमीटर, मूव करिए। चींटी के लिए तो 1 सेंटीमीटर चलना बड़ी बात, लेकिन ह्यूमंस के लिए छोटी बात, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अलग अलग बॉडी आती है तो डिफरेंस हो जाता है किसमें, हमारे यूनिट्स के चेंज में। हम यूनिट्स चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो अगर किलोमीटर की बात करेंगे, अब जैसे बहुत लंबी दूरी है, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो हम बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हमारी जो यूनिट डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो हम लोग लार्जर यूनिट्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मीटर की जो बड़ी यूनिट है वो किलोमीटर है, तो हम किलोमीटर्स में नापने लग जाते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट में हमें ये बताता है कि व्हाट इज द
पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मतलब बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप और वो जब डेफिनेशन बताऊंगा तो मतलब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन, दोनों होते हैं। जब आप याद करो कि जो हमने निकाला था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो आया ही था कुछ ना कुछ, लेकिन डायरेक्शन भी तो आई थी और हमने डायरेक्शन को कंसीडर करके निकाला था। तभी हमने निकाला था कि अब वह अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है या कहाँ है, ठीक है। तीसरी चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये तो आप कर ही सकते हो, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। अच्छे, सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इसकी तीनों वैल्यू हो सकती हैं। और मैंने आपको जब थर्ड केस बताया था तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि पोजीशन जीरो कैसे हो सकती है। जब भी बॉडी मूव करे और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जब बॉडी मूव करे, और फर्स्ट केस में जो हमने सबसे पहला केस किया था उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया था, और लास्ट केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो नेगेटिव आया था, ठीक है ना। इसके बाद इसकी यूनिट भी, एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है ना। क्योंकि है तो लेंथ ही, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और लेंथ की एसआई यूनिट बेसिकली मीटर होती है, ठीक है ना। तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा अंतर समझ में आ गया होगा। देखो, मैं डिस्टेंस को डिनोट करूंगा किससे, एक्स से, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट को करूंगा मैं एस से, और एस के ऊपर ये होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स को हम लोग ये डिनोशन, ये उसकी क्या होती है कि हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक एरो का मार्क लगा के उसको, ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा किसी वेक्टर क्वांटिटी का वो इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, ये थी कुछ बातें रिलेटेड टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की देखो डेफिनेशन क्या होती है, इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। यहां मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the initial and final position of the body gives the magnitude of डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उससे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब क्योंकि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन तो हमें देखनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग, क्या हमने रेफरेंस लिया है, किधर की तरफ है, ठीक है ना। चलो, अभी कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ और डायरेक्शन को और क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड by the body is called distance, ठीक है। देखो, क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम के अंदर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप यहाँ से ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली मतलब क्या है। इसका मतलब यही होता है कि उसने टोटल पाथ कितना कवर किया है, ठीक है ना। जैसे कि
मैं बताता हूँ, आपके जो बाइक या फिर कार जो होती है, बाइक या फिर कार, बाइक कार ट्रक कुछ भी ले लो, उनके अंदर एक उनके आगे जो हाउसिंग होती है उनमें एक जो क्या होता है, डैशबोर्ड होता है, उसके ऊपर क्या होती है, ओडोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? ओडोमीटर। ठीक है, ये ओडोमीटर क्या देता है? स्पीड या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? आप बताइए कि क्या सही होगा। अच्छा, स्पीड के अगर ये स्पीड देता है तो फिर स्पीडोमीटर क्या देता है? समझे बात? तो ये स्पीडोमीटर का काम है, ओडोमीटर का काम नहीं है। खत्म करते हैं। अब ये बताओ, डिस्टेंस देगा कि डिस्प्लेसमेंट देगा? डिस्टेंस देगा। इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो कि सपोज करो आप अपने घर से निकले अपनी बाइक, स्कूटी, कार, इसके पास जो है वो वैसे निकले। कोई साइकिल से मत जाना भाई अब, ठीक है? साइकिल में भी आजकल वैसे ओडोमीटर आ रहे हैं, ठीक है? तो सपोज करो आप निकले, आप और जिनके पास साइकिल है और तो वो अपने पेरेंट्स के साथ गए मार्केट। तो मार्केट गए, ठीक है, मार्केट जा रहे हो आप, ठीक है ना, स्कूटी बाइक या किसी से भी, ठीक है, मार्केट गए सब्जी लेने या जो भी कुछ भी सामान लेने गए आप, ठीक है ना। हुआ क्या, सपोज करो ये आपका घर है, ये आपका होम, यहाँ से मार्केट है 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर, यह है मार्केट, ठीक है। आप यहाँ गए, ठीक है ना, मार्केट गए, मार्केट से आपने सब्जी ली, तो आपने देखा कि घर पे जब आपका ओडोमीटर, बाइक का ओडोमीटर था, उसकी रीडिंग कितनी थी? सपोज करो उसमें रीडिंग थी 999 किलोमीटर। कितनी थी? 999 किलोमीटर। और आप सपोज करो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए गए, या कोई भी आप पाथ फॉलो करते गए और आप अपने मार्केट 1 किलोमीटर पर पहुंच गए, उसके बाद आपके मीटर में रीडिंग हो गई 1000 किलोमीटर। चलो ठीक है, अब आपने क्या किया, सामान वामान खरीदने के बाद आप अपने घर की तरफ लौटे वापस, और सेम पॉइंट टू बी नोटेड कि आपने सेम पाथ फॉलो किया, ठीक है, सेम पाथ फॉलो किया, तो सेम पाथ फॉलो करोगे तो उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा, होगा कि नहीं? तो क्या आपने देखा कि जब आप वापस आए तो क्या आपके ओडोमीटर में रीडिंग 999 थी या फिर 1001 किलोमीटर हो चुकी थी? सोचो। ऐसा तो नहीं होगा कि मीटर जो आपका ओडोमीटर है उसमें रिवर्स रीडिंग चलती रहेंगी, क्योंकि डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई आपकी। जब आप मार्केट गए थे तो डायरेक्शन इधर थी, अब मार्केट से घर आ रहे हो तो डायरेक्शन इधर थी, तो क्या मीटर उल्टा चलने लग गया होगा? नहीं, मीटर आगे की तरफ ही बढ़ा, उसने पॉजिटिव ही दी रिजल्ट। तो यहां से मैंने आपको प्रूव कर दिया कि जब आप मार्केट से वापस गए, तो एक तो इससे ये पता चल गया कि ओडोमीटर सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? डिस्टेंस देता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा? आप घर मार्केट गए, मार्केट से वापस घर आ गए, तो जहां से चले थे वहीं आके रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। तो अगर ओडोमीटर डिस्प्लेसमेंट देता तो आपके मीटर के अंदर रीडिंग कितनी आई होती? 999 आई होती, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में रीडिंग आपने नोट किया होगा कि 1001 किलोमीटर आएगी, ठीक है। तो ये था ओडोमीटर। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है भी कि ओडोमीटर क्या दिखाता है, ठीक है, आपके ओडोमीटर क्या रिजल्ट देता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस देता है, ठीक है। चलो अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। फाइनल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब इसको मैं जब मैं अपनी जो मैंने आपको केसेस एक्सप्लेन किए थे उसके अकॉर्डिंग अब मैं लिखता हूं ओनली मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड, नो रोल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऐसा यूनिट होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट जनरली हमें कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, उसकी व्हाट इज द फाइनल पोजीशन लिख देते हैं इसको, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल, कि पहले जहां से वो चला था अब उसकी जो पोजीशन है आफ्टर मोशन
करने के बाद, उसको डिस्टेंस या कुछ करने के बाद, कवर करने के बाद, अब उसकी पोजीशन पहले से कहाँ पे है, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन के लिए दोनों को ही यूज किया था। ठीक है ना। दूसरी चीज वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ऐसा यूनिट होती है मीटर। अच्छा, एक चीज और, क्या, चलो ये भी आगे बताता हूँ। और दूसरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच, दो पोजीशन पॉइंट के बीच में क्या होगा, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बस तो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना। चलो अब इस चीज को आगे चलते हैं। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने समझा दिया। ठीक है। अब एक चीज और, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अब ये बताइए कि क्या मैं डायरेक्शन, सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल हो सकता है? सेम मीन्स इक्वल हो सकता है। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी सेम हो सकती है वैसे तो, बट जब हम क्योंकि डिस्टेंस में हम लोग बात ही नहीं करते डायरेक्शन की, तो सिर्फ अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो बताओ क्या सेम हो सकता है? क्वेश्चन है, कैन दी can the distance and magnitude can the distance and displacement have same value? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो, ठीक है, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुए 0, एक बॉडी 5, 10, 15, 20, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ आके रुक गई। ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन ए ये थी। ठीक है ना। सपोज करो ये हमारे फिर से हमने डोडू साहब लिए, ये यहाँ से चले, ठीक है, और यहाँ आके ये अपनी फाइनल पोजीशन पे खुश हैं, आके रुक गए। ठीक है ना। तो अब आप देखो, ये यहाँ आके रुक गए, तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया, टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर करी, 20 मीटर, दिस इज इन मीटर्स। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब वो अपनी पोजीशन से किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्टेंस करूं, ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे भाई इधर ही तो गया है, तो अपनी पोजीशन से इस डायरेक्शन में गया है तो कितना हो गया, अपनी पोजीशन से इस डायरेक्शन में गया है तो कितना हो गया, 20 मीटर, 20 मीटर एंड टू, आप देखो दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब सोचो कि मैंने डिस्प्लेसमेंट को ये इसके साथ में डायरेक्शन भी दिखाई है, देखो अब ये क्यों दिखाई है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, उन दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। ठीक है ना। इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन होती नहीं है, तो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की कब सेम होगी, कि जब हम एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है। ठीक है ना। क्लियर।
तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो सकती है मैग्नीट्यूड की, ठीक है। चलो अब देखो, डिस्टेंस में मैंने आपको बोला था क्या कि सिर्फ x से डिनोट होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और इसके ऊपर टोपी लगाऊंगा तो क्या होगा, सॉरी रुको, पहले मैं बता दूं मैग्नीट्यूड और ये होगा डायरेक्शन, ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। अब आप देखो, डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे पूरा दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा इससे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा सिर्फ एस से, और अगर मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो मैं उसके ऊपर लगाऊंगा एक टोपी, ठीक है ना, कैप। आप ये समझ लो कि ये मैंने इनको मान लिया है कि मेरी जो नोटेशन है इनको डिफाइन करने की वो ये है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तब तक अधूरा है जब तक कि हम ये दोनों चीजें नहीं बताते, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड भी नहीं बताते। आप ये ऐसे समझ लो कि s इज इक्वल टू ये है कि हमने उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की क्या कर दी है, मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है ना। अब ऐसा ये मैंने क्यों लिखा है, जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मैंने, अगर आपको याद रहा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अभी के लिए आप ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट को, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैं एस विदाउट एरो हेड, ठीक है ना, और उसकी डायरेक्शन को एस के ऊपर कैप, और कंप्लीट को दोनों को ऐसे। जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, या फिर दोनों चेंज आए, और बोथ अगर ये दो, ठीक है ना। चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। डिस्टेंस तो सिंपल, एक मैग्नीट्यूड होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, और एक इसके साथ में यूनिट होती है, क्लियर। ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, ठीक है ना, पेज नंबर 100 पे गिवन है। तो आज का, इसके बाद हम ये टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। मुझे लगता है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है ना, क्लियर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, 2-3 क्वेश्चन है जिससे कि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ किया है। देखो पहला ही क्वेश्चन वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, ये पेज नंबर आपके 100 पे गिवन है आई थिंक। एन ऑब्जेक्ट, एनसीईआरटी, हैज मूव्ड अ डिस्टेंस, अब ये देखो, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या ये जीरो डिस्प्लेसमेंट रह सकता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये तो भाई मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको दोबारा समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा जो केस नंबर 3 था उसमें मैंने आपको बता ही दिया था, यस आंसर है यस इसका। और सपोर्ट में आंसर क्या करोगे, सिंपल वही वाला कि एक बॉडी गई, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो कि एक बॉडी चाहे सर्कुलर पाथ पे भी अगर ऐसे भी करके यहीं से आई चली थी और यहीं से आके रुक गई, तो ये भी जीरो डिस्प्लेसमेंट रख सकती है। बट क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग शायद अगर उसको स्ट्रेट लाइन से ही समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अपने जो थ्योरी मैंने कवर करी है उसमें बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसको कराने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ए फार्मर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एक फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो
ए फार्मर मूव्स अलोंग अ स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखो कि स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, स्क्वायर बना लिया मैंने, क्लियर। अब उसकी जो साइड है वो एक साइड 40 मीटर की है, ठीक है ना, सारी साइड बराबर होती है कि स्क्वायर की सर, ठीक है। और कितने सेकंड में मूव कर रहा है, 40 सेकंड में मूव कर रहा है। टाइम का भी हमें कुछ नहीं है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। 2 मिनट्स, अब देखो 40 मीटर नहीं है, ये क्या है, 10 मीटर है, 10 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना, साइड ये है, 40 सेकेंड्स में वो पूरा मूव करता है। यानी कि सपोज करो वो यहाँ से, मैंने माना कि यहाँ से चलना शुरू किया, तो उसने 10 मीटर ये चला, 10 मीटर ये चला, 10 मीटर ये चला और 10 मीटर ये फाइनल यहाँ आ गया। तो ये इतना पार्ट 1 2 3 4 चारों साइड को कितनी सेकेंड्स में कवर कर रहा है, यानी कि वो 40 मीटर कवर कर रहा है, कितने में, 40 सेकेंड्स में, क्लियर। 40 मीटर कितने में कर रहा है, 40 सेकेंड्स में। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसने पूछा है हमसे क्या, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सिर्फ इसको एस लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी है, मैग्नीट्यूड की, ठीक है ना। क्यों उसने हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया है, आप अपनी बुक अगर आपके सामने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 100 पे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड के अलोंग मूव करता है, जिसकी एक साइड 10 मीटर है, 10 मीटर है, और वो उसको कंप्लीट कर लेता है 40 सेकंड में, यानी कि एक राउंड उसका पूरा कंप्लीट कर लेता है। वो ऐसे बाउंड्री पे चलता है, तो वो 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तो यानी कि टोटल कितना चला हुआ उसने, उसका पेरीमीटर स्क्वायर का, तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा, 40 मीटर। 40 मीटर कितने में कर रहा है, 40 सेकंड्स में। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इफ फार्मर मूव्स, ठीक है ना, आफ्टर द, सॉरी उसने टाइम दे दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, टाइम कितना है, आफ्टर टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स, ठीक है ना, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स पे उसने जो है हम लोगों को टाइम दिया है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स टाइम दिया है, ठीक है। चलो पहले इस 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट में 60, तो 2 में कितना हो गया, 120 सेकेंड ये हो गया, और प्लस 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड्स टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, 140 सेकेंड्स। तो पहले मैं डिस्टेंस अगर निकालूं तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया होगा, देखो बेटा आप ये समझो कि जब वो 40 मीटर कवर कर रहा है 40 सेकेंड्स में, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, 40 मीटर कर रहा है 40 सेकेंड्स में, और 1 मीटर कितने में कर देगा, 40 डिवाइड बाई 40 सेकेंड्स, कितने में, 40 डिवाइड बाई 40 सेकेंड्स, यानी कि 1 मीटर कितने में करेगा, 1 सेकेंड में, है कि नहीं, 1 सेकेंड में। तो अब ये बताओ कि 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 140 सेकेंड में करेगा 1 मीटर इंटू 140, ठीक है, कितना हो गया, 140 मीटर कवर करेगा, ठीक है ना। अब ये सोचो कि ये है 40, इसका पेरीमीटर 40, तो इसने टोटल कितने कंप्लीट राउंड किए होंगे, 140 को इफ आई डिवाइड बाई 40, तो ठीक है, 2 2 जा 4 2 7 जा, ठीक है। अब कितना करेगा, 3 होल 1/2, ये आंसर आ गया हमारे पास। यानी कि उसने 3 चक्कर तो पूरे किए होंगे, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1/2, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 3 1/2 इज इक्वल टू 3 + 1/2 हो सकता है। अगर आप देखोगे तो आंसर ये क्या है, इज इक्वल टू 2 3 जा, ये 7/2 है कि नहीं, ये भी अगर आप इसको एलसीएम 3 2 जा 6 + 1/7, ये भी 7/2। तो हम इसको किसी भी जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3 तो पूरे, यानी कि 1 2 3 1 2 ऐसे
3 चक्कर ही होगा। उसके बाद उसने सिर्फ आधा चक्कर लिया। आधा क्या होगा, यहां से चला था तो यहाँ आया होगा और यहाँ होगा, यही तो हाफ होगा। अब हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। थोड़ा लाइन टेढ़ी बन गई है, सीधी खींच लेते हैं। ये यहाँ पे ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये निकालना है। ये 90 डिग्री एंगल है बेटा। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, कुछ भी मान लो, ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगाओ और आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, देखो सपोज करो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एस मान लेता हूँ, ठीक है। तो एस क्या होगा, अंडर द रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सोचो। ये होगा 200, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 2, ये हो जाएगा 10√2 मीटर आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक अलग से पूरे क्वेश्चन जो जिसमें पूरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, वो मैं अलग से एक वीडियो लूँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है सेशन। मुझे आई होप कि आप लोगों को जितनी चीज़ें मैंने बताई, मैंने आपको मोशन समझाया, रेस्ट ऑफ मोशन समझाया, टाइम का मैंने आपको इम्पोर्टेंस समझाई कि पैरामीटर इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको जो है 4 केसेस कराए, रेफरेंस पॉइंट समझाया, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन समझाया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया कि क्या उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी चलिए अब हम लोग आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा और आपके जो रिव्यूज़ हैं, जो भी व्यूज़ हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे क्या कम है प्लीज़। तो थैंक यू एंड सी यू।